हिंदू लॉ का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होता है? हिंदुओं पे अप्लाई होता है। हिंदू बाय बर्थ, बाय रिलीजियन, बाय कन्वर्जन। ठीक है। फिर है सोर्सेज ऑफ, कहने का मतलब है वह व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू माता पिता द्वारा हुआ हो, वह व्यक्ति जिसने अपना मूल धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया हुआ, वह हिंदू हुआ। वह व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है, अर्थात आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, लिंगायत एक्सेट्रा। बुद्ध, जैनी और सिख्स आर ऑल्सो हिंदू। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में 2 सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं, एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेटी। श्रुति वो है, श्रुति का मतलब ये है कि जो कुछ सुना गया प्राचीन काल में, ऋषि मुनियों ने जो कुछ ईश्वर के तपस्या करके ईश्वर और उनका जो साक्षात्कार हुआ, ईश्वर ने जो उनको प्रवचन हुए, उन्होंने जो कुछ सुना कि समाज के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, क्या धर्म योग आचरण मनुष्य को करना चाहिए, वो सब श्रुति कहलाए। स्मृति क्या गया है? इन ऋषि मुनियों द्वारा जो कुछ याद रहा उसको लिपिबद्ध तरीके से जो लिखा वो स्मृति कहलाया। निबंध के रूप में या कविता के रूप में उनका हमें। फिर डाइजेस्ट एंड कमेंट्री, श्रुति और स्मृति का मिक्स्ड फॉर्म अपना डाइजेस्ट एंड कमेंट्री है। कस्टम एंड यूजेस, कस्टम्स वो होते हैं जो प्राचीन काल से किसी कम्युनिटी, किसी लोकल एरिया में चल रहे। यूजेस वो होते हैं जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही किसी कम्युनिटी ने अपनाया हो। मॉडर्न सोर्सेज कौन से होते हैं? मॉडर्न सोर्सेज हो गए अपना इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस एंड प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस में ये रहा कि जैसे भारत में पहले सती प्रथा चलती थी, तो ये एक सामाजिक बुराई थी, तो इसका अंत किया गया। इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस के आधार पर एक न्यू लॉ बनाया गया। प्रेसिडेंट क्या होता है? पूर्व निर्णय किसी भी उच्च न्यायालय के, चाहे वो सर्वोच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय द्वारा, उसका निर्णय सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना होगा, वो उसके लिए न्यू लॉ का सोर्स है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का काम क्या है? कानून बनाना। तो वह हिंदू समय समय पे हिंदू लॉ में कोई रिक्वायरमेंट होती है या कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ इशू आता है, उस पर अगर कोई लॉ नहीं होता तो लेजिस्लेशन न्यू लॉ बनाती है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ डिस्कस करेंगे। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा एंड दयाभाग are the important schools of Hindu law which has given us the required in the information about the present legislated law। जो मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल्स हैं जो प्रेजेंट में हमारा लॉ चल रहा है, इंडियन हिंदू लॉ, काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से प्राप्त होती है। It remark the Smriti and did not agree to all the concept of Smriti। स्मृति के अधिकतर कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। दीज आर द 2 कमेंट्रीज ऑन द डिफरेंट स्मृति। जो स्मृति थी उनमें 2 स्मृतियाँ थी, उनमें से ग्रहण किया गया है। एक भाग को तो मिताक्षरा में कर दिया है, दूसरे जो भाग है उसको दाया भाग में कर दिया है। मिताक्षरा स्कूल, मिताक्षरा रिटन बाय द विज्ञानेश्वरा is running commentary on the याज्ञवल स्मृति। सन 1100 से 1200 AD के बीच में विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल स्मृति से लिखी गई जो टीका है वो मिताक्षरा कहलाई। It is the comprehensive commentary which deals with all the title of Hindu law। जो मिताक्षरा है अधिकतर सभी जो अपने प्रेजेंट के लॉ हैं, अधिकतर जो भी अप्लाई होते हैं वो मिताक्षरा स्कूल्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो होते हैं। मिताक्षरा स्कूल के 5 सब स्कूल थे।
द बनारस स्कूल। बनारस स्कूल होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जो बनारस स्कूल है पूरे उत्तरी भारत में अप्लाई होता है। द मिथिला स्कूल त्रिहूट और नॉर्थ बिहार में अप्लाई होता है। द द्राविड़ा एंड द मद्रास स्कूल मद्रास में अप्लाई होता है। द बॉम्बे और महाराष्ट्र स्कूल होल बॉम्बे टू होल महाराष्ट्र। द पंजाब स्कूल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मिताक्षरा, मिताक्षरा का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पे है सिवा बंगाल और असम का। असम में दयाभाग, दयाभाग, दयाभाग इज ए कमेंट्री रिटन बाय जिमूत वाहन as it has not shown on which particular part of Ismin. It is a more clear called digest. It prevails and accepted out India. Daibhag was expected in Bengal and Assam. 1190 से 1130 AD के बीच में जिमूत वाहन द्वारा ये टीका लिखी गई। जिमूत वाहन बंगाल के एक स्कॉलर थे संस्कृत के। ये काफ़ी उदारवादी, ये जो शाखा थी दयाभाग जो शाखा थी वे उदारवादी थी, प्रगतिशीलवादी थी, जबकि जो मिताक्षरा की जो शाखा थी वो कट्टरपंथी व प्रतिक्रियात्मक मानी जाती थी। विस्तार, मिताक्षरा का जो विस्तार का वो भारत पर लागू था संपूर्ण पर, केवल असम और बंगाल को छोड़कर, जबकि जो दयाभाग था वो असम व बंगाल पर लागू थी आउट ऑफ द इंडिया। अब इनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, जैसे उत्तराधिकार के संबंध में मिताक्षरा में जो ब्लड रिलेटिव होते थे उन्हीं को प्रॉपर्टी दी जाती थी, जबकि दयाभाग में मृतक ही पिंडदान को करने वालों को नज़दीकी होता था और संपत्ति उसी दी जाती थी। कहने का ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे एक फैमिली है, एक फादर है, मदर है, उसके 4 बच्चे हैं, तो ब्लड रिलेशन है। अब सपोज़ फादर की डेथ हो जाती है, तो फादर की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली मदर, सन एंड डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब दयाभाग क्या था, इसमें डिसीज्ड पर्सन था जो मृतक की पिंडदान जो करता था। जैसे ए की मृत्यु हो गई है, उसके फैमिली मेम्बर में बी सी डी है जो उसके ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन जो पिंडदान की क्रियाकलाप की वो प्रक्रिया है वो एफ करता है। तो समझा ये चाहता है कि ये जो एफ कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर ब्लड रिलेशन जो रिलेटिव होते थे उनको महत्व नहीं दिया जाता। जिसने पिंडदान किया और सारे डिसीज पर्सन की जितने भी मरने के बाद के पूजा पाठ थे, जो भी काम उसने किए, उस पे प्रॉपर्टी जाती है। अब जॉइंट फैमिली से रिलेटेड एक इनमें डिफरेंस है कि जो मिताक्षरा था जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना सहदायकी का निर्माण कर लेता था। उस कहने का मतलब ये है कि कोपाशनरी प्रॉपर्टी जो होती है, व्यक्ति का जन्म हुआ और उसे कोपाशनरी प्रॉपर्टी में राइट मिल गया, जिसमें अपना सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन और डॉटर आ गई। डॉटर को 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, तब ये राइट मिला है। दयाभाग में क्या था, पुत्र को जन्म से संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। मतलब यहाँ पे जब तक फादर जिंदा है तब तक पुत्र को प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं मिलेगा। मिताक्षरा, नेक्स्ट पॉइंट, मिताक्षरा में हेड ऑफ द फैमिली संपत्ति के विभाजन के समय संपूर्ण संपत्ति का विवरण देते थे। मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर पार्टीशन होता था तो कितनी प्रॉपर्टी है वो सारे फैमिली मेम्बर्स को बताते थे कि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, और सब फैमिली मेम्बर को पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी कि कितनी प्रॉपर्टी है। जबकि दयाभाग में क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली विभाजन के समय ही अपनी कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी देता है। कहने का मतलब ये है कि मिताक्षरा है अपने जीवन काल में ही वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बता देता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी कलकत्ता में है, मेरे पास इतना गोल्ड है, इतना कैश है। लेकिन दयाभाग में क्या होता था कि जब पार्टीशन होता था तभी हेड ऑफ द फैमिली बताता था कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है सब मेंबर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, मिताक्षरा
में संपत्ति का जो हित था वो निश्चित नहीं होता था। कहने का मतलब ये हुआ जो प्रॉपर्टी का राइट है वो निश्चित नहीं था। वो इसलिए कि मान लो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के जो राइट है वो बढ़ जाएंगे, और अगर किसी व्यक्ति के जन्म हो गया तो जो प्रॉपर्टी के राइट हैं वो घट जाएंगे, फ्लक्चुएट होता रहता था। दाया भाग में क्या था, परिवार की जो संपत्ति थी उसमें सभी का हित निश्चित रहता था। मिताक्षरा में क्या था, ज़रूरत पड़ने पर पिता अथवा कर्ता संपत्ति को बेच नहीं सकता। जैसे कोपर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर उसे किसी कोई अचानक समस्या आ गई, कोई ऋण चुकाना है या फिर किसी को अपनी बच्ची की शादी करनी है तो उसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो अगर उसको प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको उसके लिए जो कंसर्न है वो फैमिली मेम्बर्स से लेनी होती थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे इस काम की वजह से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन एक जर्नल देनी पड़ती थी फैमिली मेम्बर्स को। जबकि दाया भाग में ऐसा नहीं है। दाया भाग में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, फादर है, कर्ता है, वो अपनी इच्छा से संपत्ति को बेच सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ऑफ होती है।